दोस्तों हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे दिलचस्प मोड़ की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। आने वाले समय में हमें पक्के तौर पे पता चलने वाला है कि हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं, या यहाँ कोने कोने में एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिवोल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों जेम्स स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है। इन्होंने अपोलो मून मिशन में बहुत बड़ा साथ दिया था। ये हिस्ट्री का सबसे विशाल और सबसे एडवांस टेलीस्कोप होगा जो हबल टेलीस्कोप से भी ज्यादा काबिल होगा। हबल टेलीस्कोप नियर अल्ट्रावायलेट विजिबल नियर इंफ्रारेड पर ही काम कर सकता था, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप मिड इंफ्रारेड के लिए भी ऑप्टिमाइज है। अपने लॉन्च के बाद ही हबल टेलीस्कोप ने हमारे यूनिवर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल दिया था और ऐसे ऐसे सवालों को हमारे सामने पेश किया जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें हबल से भी ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप की जरूरत थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसकी सेंसिटिविटी आज के लॉन्च किए गए सब टेलीस्कोप से ज्यादा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में किसी भी प्लेनेट को देखने की काबिलियत होगी। ये इन प्लेनेट से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से ऐसा कर पाएगा। मैं भी हमें हमारी धरती जैसा प्लेनेट भी मिल जाए जहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी 100% हो। एक धमाका हुआ यानी बिग बैंग, जब चारों तरफ धुआं ही धुआं था। गैस के जायंट्स गोले, लावा से भी ज्यादा गर्म प्लैनेट्स, हेल जैसी हालत थी। फिर धीरे धीरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज बनने लगी, अलग अलग कॉन्स्टेलेशन पैदा हुए। फिर मिस्टीरियस सोलर सिस्टम अपने वजूद में आए। कुछ ऐसे प्लैनेट्स, कुछ ऐसे स्टार जो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हैं फिजिक्स के लॉस को। नेबुला, ब्लैक होल्स, पोर्टल्स, वार्म होल, डार्क मैटर, क्वासार्स, व्हाइट होल्स, एंटी मैटर, डार्क एनर्जी, एक्सोटिक मैटर, अलग अलग डायमेंशंस बनने। और इसी बीच इस मिस्टीरियस डार्कनेस यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट भी था जहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी 100% हो, जो ग्लोबली जोन में हो, जहाँ ना सन की रेडिएशन आ सके ना ही और कोई अल्ट्रावायलेट रेस, जहाँ लिविंग बीइंग है। इस अर्थ में इंसानों ने ग्रो होना शुरू कर दिया। एक पहिया से लेकर रॉकेट तक, स्पोर्ट से लेकर न्यूक्लियर वेपन तक ह्यूमंस ग्रो होते रहे। पर सवाल ये है कि आखिर इस यूनिवर्स में एक ही इंटेलिजेंट स्पीशीज है, तो फिर मल्टीवर्स का क्या? और बात की जाए मेगावर्स की, मेगावर्स में कौन से और कितने साइज वाले क्रीचर रहते हैं? क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमें हमेशा अकेले ना होने का एहसास होता रहता है? इस यूनिवर्स में आखिर बिग बैंग क्यों हुआ? ये तो हमें थियरी से पता चलता है कि अचानक से धमाका होता है और फिर यूनिवर्स बनना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि कैसे हुआ बिग बैंग। मगर असली सवाल तो अभी तक मौजूद है कि आखिर हुआ क्यों बिग बैंग? इसका जवाब जानने के लिए इंसान बेबस है। और एग्जैक्टली आखिर बिग बैंग कैसे हुआ? इस वक्त कौन कौन सी चीजें, मिस्टीरियस मटेरियल्स, डार्क थिंग्स, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स और कोई और सिविलाइजेशन भी थी जो हमसे पहले इस यूनिवर्स में मौजूद हुई, पैदा हुई? इसी अनसोल्व मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमंस की टीम ने, यानी इस चैलेंज को पूरा करने के लिए साइंटिस्टों ने, ये जानने के लिए कि आखिर ये सब कैसे वजूद में आया, इसके लिए हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में देखना होगा। और जितना दूर हम अंतरिक्ष में देख पाएंगे इतना ही समय में पीछे जा पाएंगे। ये साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इसी जर्नी में आपको क्लियर करेंगे। बहुत वक्त से हमारे लिए ये काम हबल टेलीस्कोप कर रहा था, इसी अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर देखने के लिए, जहाँ की मिस्टीरियस से भरी हुई घटनाएं हमें अमेज कर देती हैं। सिंस 1995 के दिसंबर के महीने में हबल ने एक हिस्टोरिकल इमेज कैप्चर की जिसमें दिखाई देता रोशनी का एक छोटे से छोटा डॉट भी इस यूनिवर्स में तैरती बड़ी से बड़ी गैलेक्सी है। इस इमेज को हबल डीप फील्ड का नाम दिया गया। ये इमेज इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हमारी वजह से खोजी गई सबसे दूर मौजूद सबसे पुरानी गैलेक्सी भी शामिल है। पुरानी मतलब समय में पीछे। हबल डीप फील्ड में ये गैलेक्सी बिल्कुल एक छोटे से इंसेक्ट की तरह थी। ये गैलेक्सी थी GNZ11, जो माना जाता है कि ये बिग बैंग के महज 400 मिलियन साल के बाद बनी थी। यानी ये इमेज 13.3 से 13.4 बिलियन ईयर्स के पहले यूनिवर्स की झलक दिखा रही थी। इसके बाद सन 2004 में हबल ने एक और इमेज कैप्चर की जो थी हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज, जो कि समय में लगभग 13 बिलियन साल पहले तक देख रही थी। यानी कि अल्ट्रा डीप फील्ड बिग बैंग के 400 से 800 मिलियन साल का यूनिवर्स दिखा रही थी। इस इमेज में करीब 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज थी जिनका काफी कुछ जानने को मिला, लेकिन हमें समय में और पीछे देखना था। सिंस 2012 में हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड इमेज को रिलीज किया जो कि गैलेक्सी को समय में 13.12 बिलियन ईयर पीछे तक ले गई। बिग बैंग के तकरीबन 450 मिलियन साल बाद के इवेंट को इस इमेज में देखा गया। ये इमेज हमें बिग बैंग के बहुत करीब को लेकर गई, लेकिन इन रहस्य से अभी भी दूर थे जो हमारे दिमाग में खटक रहे थे। आखिर पहला स्टार कैसे बना होगा?
होगा पहला प्लेनेट बना कैसे, या इससे भी पहले वो पहला मॉलिक्यूल, या इससे भी कई गुना ज्यादा पहले वो पहला एटम आखिर कैसे वजूद में आया, रियलिटी में आया। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, हमें समय में और पीछे जाना है, लेकिन यहाँ पर हबल स्पेस टेलीस्कोप जवाब दे जाता है, क्योंकि ना तो वो इतना सेंसिटिव है और ना ही इतना परसीव। और सबसे बड़ी लिमिटेशन जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की है वो है इसका ऑप्टिकल टेलीस्कोप होना। जब यूनिवर्स बना था तब इसमें कोई भी लाइट नहीं थी, लाइट का कोई प्रोटॉन भी नहीं था, तो हबल हमें इस वक्त की कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता है। और यूं यूनिवर्स की इन डार्क एजेस में झांकने के लिए हमें कोई हाईली सेंसिटिव टेलीस्कोप चाहिए थी जो हबल से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो। इसके लिए डिजाइन किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसमें हबल की सारी खामियों को दूर करने के अलावा और भी बहुत कुछ था। दरअसल ये एक कॉन्सेप्ट था जिसे सन 1996 में एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप बनाने के तौर पर पेश किया गया था। इस दौर में ऐसी तकनीक भी नहीं थी कि इस तरह का हाईटेक टेलीस्कोप बनाया जा सके, लेकिन इन 25 सालों में सिर्फ इस टेलीस्कोप की कई सारी तकनीकें इन्वेंट की गई, क्योंकि ये वाकई में अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इतनी मेहनत और समय लगाकर बनाया गया ये टेलीस्कोप आखिर इतना खास क्यों है? ये क्या कर सकता है? ये क्या बिग बैंग को शुरू से देख सकता है? हमने हबल टेलीस्कोप से काफी कुछ सीखा। 13.3 से 13.40 बिलियन ईयर्स तक समय में पीछे जाकर देखा गया, लेकिन अभी हमें और भी पीछे झांकना है। तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स पीछे हमें देखना है कि बिग बैंग जस्ट 100 मिलियन ईयर्स साल बाद यूनिवर्स कैसे था, तब इस यूनिवर्स में क्या क्या मौजूद था। और जेम्स वेब टेलीस्कोप शुरुआती यूनिवर्स के सारे रहस्य हमारे सामने खोल कर रख सकता है। ये हमें दिखाएगा शुरुआती यूनिवर्स के डार्क एजेस को। थियरी और ऑब्जर्वेशन के चलते हम अर्ली यूनिवर्स को मोटे मोटे तौर पर जानते हैं। पहले एक पॉइंट था जहाँ पर पूरा टाइम स्पेस एक सिंगुलर में सिमटा हुआ था। अचानक से एक सिंगुलरिटी में एक रैपिड एक्सप्लोजन हुआ। इस ही एक्सप्लोजन के साथ ही यूनिवर्स ठंडा हुआ। पहले हाइड्रोजन एंड अप बना था, फिर मॉलिक्यूल, और फिर इन मॉलिक्यूल से मिलकर इस यूनिवर्स में पहला स्टार बना। थियरी और विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब यानी कि WOP के अकॉर्डिंग तकरीबन 180 मिलियन ईयर्स साल हो चुके थे बिग बैंग को, जब यूनिवर्स की डेंसिटी आज के मुकाबले 8000 गुना ज्यादा थी, और जो पहला स्टार बना था वो 3 से 1000 गुना ज्यादा भारी था हमारे सन से, और लाखों गुना ज्यादा चमकदार था। लेकिन इसका फ्यूल कुछ लाख साल में ही खत्म हो गया, और इस स्टार का अंत भी काफी खतरनाक रहा होगा। या तो ये स्टार सुपरनोवा बना होगा या फिर सीधा एक ब्लैक होल। जो तारे इस वक्त सुपरनोवा बने होंगे अपने अंदर और भी केमिकल प्रोड्यूस किए होंगे, जिससे स्टार की अगली जनरेशन में वो हैवी एलिमेंट मिलने लगे। जो स्टार इस वक्त ब्लैक होल्स बन गए होंगे, इन्हें गैस को निगलना और ग्रेविटेशनल डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ये वही सुपर जायंट ब्लैक होल हैं जो आज हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद रहते हैं। तो फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन सुपरनोवास और इन गामा रेस बस के सोर्सेस को पकड़ पाएगा और बेबी यूनिवर्स की छवि को हमारे सामने पेश कर सकता है। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले गैलेक्सी और पहले स्टार क्लस्टर को खोजने में भी हमारी हेल्प करेगा। होस्ट लाइट को लेकर भी साइंटिस्टों के अपने सवाल हैं और ये टेलीस्कोप इन पर भी काम करेगा। ये हमें इन फर्स्ट लाइट ऑब्जेक्ट को ढूंढने में और समझने में मदद करेगा, लेकिन फर्स्ट लाइट को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अपनी इमेजिंग कैपेबिलिटीज प्रिज्म की भी पार जाना होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ये बता सकता है कि जो पहले गैलेक्सी बनी थी वहाँ पर हजारों लाखों स्टार जन्म ले रहे थे, इसलिए इन्हें आइजली गैलेक्सी कहा जाता है। क्या वो भी तारे पिरामिडल स्टार थे? होस्ट लाइट को लेकर आपके मन में भी कई सवाल आ सकते हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स के विजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे ईंटें तो रेत से ही बनी होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते मकान रेत से बना हुआ है, बल्कि ये कहते हैं मकान ईंटों का बना हुआ है। यूनिवर्स में गैलेक्सीज भी बिल्कुल ईंटों की तरह ही हैं। थियरी और ऑब्जर्वेशन ने हमें इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी के बारे में काफी कुछ बताया है। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट बना, जो मिलके बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया, और फिर और बड़े यूनिवर्स में ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। आज भी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अपने से छोटी गैलेक्सी को अपने साथ मर्ज कर चुकी है और अपने आने वाले फ्यूचर में एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। और समय में पीछे हमें बिग बैंग के 1 बिलियन साल के अंदर बनी गैलेक्सीज तक को देख चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी कई साल और बाकी हैं। हमें ये नहीं पता कि असल में गैलेक्सीज बनी कैसे थी, इनकी शेप किस फोर्स ने कंट्रोल किया, गैलेक्सीज के अंदर स्टार कैसे बनने लगे, और कैसे एक गैलेक्सी के केमिकल एलिमेंट दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचने लगे। क्या ब्लैक होल्स का इन सब में एक बड़ा रोल था? कैविटी या भयानक कोलाइजन ने आज के यूनिवर्स को शेप किया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गैलेक्सीज के थीम पर भी काम करेगा और बिग बैंग के बाद गैलेक्सीज की ग्रोथ, इनकी फॉर्मेशन, इवोल्यूशन को ट्रैक करने की भी कोशिश की जाएगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि वो ये काम आसानी से कर सकता है।
है। अब देखना ये होगा कि इस फील्ड में हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कितना साइंटिफिक डेटा इकट्ठा कर पाते हैं। तारों का जन्म और प्रोटोप्लैनेटरी सिस्टम वैसे स्टार्स एस्ट्रोनॉमी का पुराना सब्जेक्ट रह चुके हैं। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें स्टार्स ही स्टार्स दिखाई देते हैं। आज भी हम स्टार को काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इनकी डिटेल्स ऑब्जर्वेशन और कंप्यूटर सिमुलेशन करके सैकड़ों साल पहले तक हमें यह तक नहीं पता था कि ये एक तरह के पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं। और 50 साल पहले तक हम ये नहीं जानते थे कि स्टार्स लगातार बनते रहते हैं। ये इनके एवोल्यूशन का एक भाग है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते हैं कि आखिर स्टार्स गैस और डस्ट के बादलों से कैसे बन गए। ये स्टार ज्यादातर ग्रुप्स में ही क्यों बने। इन सब की जगह कोई एक सिंगल पीस बड़ा तारा भी तो बन सकता था। और इनके साथ प्लैनेट्स आखिर क्यों और कैसे बने। एस्ट्रोनॉमर्स को एक और बड़ा सरप्राइज तब मिला जब इन स्टार्स के ऑर्बिट में तारों के बेहद करीब बड़े और मैसिव प्लैनेट्स मिलने लगे। हमारे जुपिटर प्लैनेट से भी कई गुना ज्यादा बड़े। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मेन गोल है कि स्टार्स की बर्थ और अर्ली यूनिवर्स का पर्दा उठाया जाए। एक प्रोटॉन स्टार से प्रोटॉन प्लैनेटरी सोलर सिस्टम बन गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हाईली सेंसिटिव इमेजिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR सेंसिटिविटी इसमें हमारी हेल्प कर सकती है। हम इन चमकते स्टार्स के इन डार्क सीक्रेट्स से पर्दा उठा सकते हैं। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नजर होगी प्लैनेटरी सोलर सिस्टम और लाइफ पर। हमारी धरती के ओरिजिन को समझने के लिए और इसको लाइफ को सपोर्ट करने की खूबियों को समझना इसका मेन साइंस गोल रहेगा। कैसे एक प्रोटोप्लैनेटरी सोलर सिस्टम में छोटी सी छोटी ऑब्जेक्ट बनी, फिर वो कैसे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस या किस फोर्स की वजह से कैसे बड़े ऑब्जेक्ट में बदल गई, वो आपस में जुड़ती गई और कैसे बड़े प्लैनेट्स का वजूद हुआ। ये प्लैनेट्स आज के ऑर्बिट में कैसे आए, कैसे एक प्लैनेट्स का दूसरे प्लैनेट्स पर असर होता है। हर चीज की फिजिकल और केमिकल हिस्ट्री जिम्मेदार होती है आज के कंडीशन के लिए। इसलिए हमें इन्हें सोलर सिस्टम में के हर एस्पेक्ट को करीब से देखना होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन हादसों पर गौर करेगा जो दूसरे स्टार सोलर सिस्टम्स पर वहाँ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। न्यू एक्सोटिक प्लैनेट डिस्कवर किए जाएंगे। मार्स का इमेजिंग और स्पेक्ट्रो सिस्टम की कैरेक्टराइजेशन की जाएगी। इसके अलावा दूसरे प्लैनेट्स का अल्फाबेट, ड्रॉप प्लैनेट्स, आईसी मून और कॉमेट्स को भी बारीक से देखा जाएगा और देखते हैं हमें क्या टीजर हाथ लग सकता है।